अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि 14 मई को इलेक्शन का फैसला वापस नहीं लेंगे। अदालती फैसला वापस लेना मजाक नहीं है, सियासतदान मुज़ाकरात करें। जबकि वज़ीर आज़म ने कहा है अदलिया आइन की तशरीह कर सकती है, उसे री राइट नहीं कर सकती। बिलावल भुट्टो ने कहा है सरों पर बंदूक रखकर मुज़ाकरात नहीं कराए जा सकते। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अदालत है या पंचायत। मरीम नवाज ने कहा है कि बातचीत सियासी जमातों से होती है, दहशत गर्दों से नहीं। इस सब पर आपका तबसरा? तबसरा क्या है, इनमें से तो कोई जुमला भी तबसरे काबिल नहीं है। लेकिन बहरहाल फैसला तो बहरहाल किसी भी कीमत पे वापस नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट जैसा इदारा इन फॉर्चून हंटर्स के सामने सरनगू होता है तो याद रखना कख बाकी नहीं बचेगा। आपके पल्ले पहले भी कुछ नहीं, ना अखलाकियात ना इक्तसादियात, कख बाकी नहीं बचेगा। याद रखना बैरूनी हमलों से अफवाज पाकिस्तान और अंदरूनी हमलों से अदलिया हमारी मुहाफिज है। सही। जान पे खेल के भी अगर इस मुल्क की इज्जत, इसकी हुर्मत और इसकी हिफाजत करनी पड़ती है तो काम है इनका। बिल्कुल किसी हाँ, अब आओ वज़ीर आज़म क्या फरमाते हैं, अदलिया आइन की तशरीह कर सकती है, उसे री राइट नहीं कर सकती। दोनों लफ्ज़ अंग्रेज़ी में बोलते तो बोलने की जुर्रत ही ना पड़ती। देखो, इंटरप्रिटेशन और री राइट करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अदलिया री राइट नहीं कर रही, इंटरप्रेट कर रही है। अंग्रेज़ी कमज़ोर हो तो दाएं बाएं से मशवरा कर लेना चाहिए। इंटरप्रेट का मतलब वो बिल्कुल नहीं है हरगिज़ लिखना, नो, ये मिसगाइड करने वाली बात है। अच्छा, बाकी रह गया ये भानुमती का कुनबा, ये हलीम की देग, ये क्या कहते हैं, ये खिचड़ी का देगचा, पीडीएम जिसे कहते हैं। तो इनका असल मसला वोट का है। देखो बात सुनो, सिक्योरिटी की इस मुल्क को कोई, इसका मतलब है कल को बूथा उठा के पाकिस्तान की सरहदों की तरफ निकल आए तो फिर क्या होगा? सिक्योरिटी नहीं। क्या फजूल बात कर रहे हैं? अच्छा, पैसे नहीं, क्या फजूल बात कर रहे हैं? असल बात यह है इनके पास वोट नहीं। और मुझे एक बात बताओ, 5 महीने बाद ये सारा कुछ कहां से आ जाएगा? एग्जैक्टली। कॉमन सेंस की बात है। लोग बेवकूफ हैं यार, होंगे पर इतने तो नहीं। ये 4-5 महीने में तुम कौन सी ऐसी तोपें चलाओगे कि पैसे का भी सैलाब आ जाएगा और सिक्योरिटी का भी सैलाब आ जाएगा? व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? ये रोते पीटते चीखते चिल्लाते उसकी वजह है, रहेंगे इसी तरह। और असल मातम इनका शुरू होना है इलेक्शन के नतायज के बाद। किसी भी कीमत पे पाकिस्तानियों से वोट का हक छीना गया तो फिर मेरी जुबान काली है, मेरा कहा हुआ ठीक साबित हो जाया करता है अक्सर। चलो ठीक है, यकीनन। आगे बढ़ते हैं सर। इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ बुज़दिलों की टीम का कप्तान है और फजल रहमान उसका हिस्सा है। ओ भाई, इमरान खान खामखा ने बुज़दिल ना कहो। बुज़दिल बुज़ कहते हैं तुम्हारे प्यारे बुज़दार के साथ जो लगा हुआ है ना, बुज़ कहते हैं बकरी को। ओए, बकरी का भी दिल होता जरूर है, चाहे कमजोर हो। इनके सीनों में तो दिल ही नहीं है। तो ना वरना कॉन्टिनेंट्स में इनकी जायदादें, इनकी ये हैं कौन, करते क्या हैं? सवाए सियासत के इनमें से बहुत से लोगों का तो पेशा ही और कोई नहीं। ना इनकी कोई इंडस्ट्री है, ना ये ट्रेडर्स हैं, ना ये मैन्युफैक्चरर्स हैं। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग है इनकी। अच्छा, जो बंदा भागता छुपता फिर रहा है, कभी जद्दे, कभी उधर कभी उधर जा सकता है, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान नहीं आ सकता। तो इससे बड़ा निशान रखा हुआ क्या शेर? अच्छा, शेर भी अमी मिथी है, शेरनी असल काम करती है, वो तो हड्डा हराम ही होता है, हराम ही खाता है वो शेर। इसलिए बुज़दिल कहना अच्छा नहीं है। बुज़दिल का मतलब है कि मैं बुज़दिल हूँ, मेरे सीने में दिल ज़रूर है, कमज़ोर सही। इनके सीनों में तजौरियाँ हैं। इमरान खान साहब,
सही। बहरहाल एक नून लीगी ने कहा है कि इमरान खान लीडर नहीं सेल्समैन है। एक तो देखो हमारी 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीटीआई नंबर 1 है, 2 है, 3 है, फिर आती है हमारा नंबर 2 अदरवाइज अगर देखें तो पीपल्स पार्टी है, अब नून लीग है, सिमट गई है, वो अंदरून सिंध तक, इनका अंदरून सिंध भी कोई नहीं है, ये तो गए। लेकिन जितने जाहिल और अनपढ़ और नीम खानदा लोग नून लीग में हैं, पढ़े लिखे भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उनकी परसेंटेज बहुत कम है। अब ये जिस भी बेवकूफ़ ने, अनपढ़ ने ये बात की है, उसको ये नहीं पता कि लीडर दुनिया का सबसे बड़ा सेल्समैन होता है। उसे अंग्रेजी में कहते हैं ड्रीम सेलिंग। मेरा एक शेर है जो मेरी शायरी के दीवान में शामिल है, कुछ और नहीं, वादाए ताबीर के बदले हम ख्वाब फरोशों से कोई ख्वाब खरीदे। अल्लामा इकबाल ने ख्वाब ही तो दिया था, तुम्हारी तो सारी किताबें भरी पड़ी हैं। कायदे आज़म ने भी उस ख्वाब ही था जिसकी वो ताबीर, जिसका हमने नाश मारा। ये जो कोई भी जाहिल है, इसको पता होना चाहिए कि ड्रीम सेलिंग, यू सेल ड्रीम्स। ड्रीम सेलिंग क्या है कि तुम भूखे नंगे लोग हो, मैं तुम्हें इक्तिसादी तौर पे ताकतवर, तुम्हारी गर्दनें नीची होती हैं, तुम अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास बैठ के गुलामों की तरह पर्चियां पढ़ते हो। ये नहीं होगा। हम हर एक के साथ बराबरी की सतह पे बात करेंगे, हमारा हर बच्चा स्कूल जाएगा, हम साइंस टेक्नोलॉजी में तरक्की करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ख्वाब है ये, आज की तारीख तक तो कोई भी कहे ख्वाब है। कायदे आज़म ने मुल्क बना दिया, बाद में क्या हुआ? वो ड्रीम सेलिंग थी। इकबाल के बारे में जब कहते हो, वो सेल्समैनशिप दुनिया की उत्तम तरीन चीज, उत्तम, अल्लाह पाक का सबसे बड़ा इम्तिहान, सबसे बड़ा इनाम और सबसे बड़ा इम्तिहान वो है जहांबानी। जहांबानी को सेल करना, किसी आइडिया को सेल करना, जितना बड़ा आइडिया होगा उतना बड़ा लीडर होगा और उतना ही बड़ा सेल्समैन होगा। ये पता नहीं किस चौपड़ का नतीजे की बात ले आए हो आप बीच में। ऑल ग्रेट लीडर्स बेसिकली दे आर ड्रीम सेलर्स। बेशक सेल्समैन होते हैं वो, लेकिन वो सरिया नहीं बेचते, फंडरियां नहीं चलाते, वो ख्वाब बेचते हैं। चलो, वाह, ठीक है साहब। कुछ सियासी दानिश्वर कह रहे हैं कि आइन में दर्ज 90 रोज़ में इलेक्शन कराने की मुद्दत तो गुजर गई, अब चाहे 190 दिन बाद हो या 290 दिन बाद, क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे आपके ख्याल में आइन की खिलाफ वर्जी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? अब ये जिस किसी ने भी ये शोशा छोड़ा है, तो मुझे वो बताए कि जब बिजली का बिल वक्त पे अदा नहीं होता तो सरकार सरचार्ज वसूलती है। व्हाट इज दिस? अगर इससे भी ज्यादा देर हो जाए तो सरकारी हरकारे बिजली का कनेक्शन काट देते हैं। यही हाल गैस का है। सो अगर ये आइन में दी गई मुद्दत के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं करा सके, तो फिर अगर इस मुल्क में किसी का ज़मीर जिंदा है और ज़हन काम करता है, फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर ये आइन में दी गई मुद्दत में इलेक्शन नहीं करा सकते, तो पहले इनमें से हर फर्द से हर दिन के हिसाब से सरचार्ज वसूल करो, और अगर ये ना दें तो इनके असेंबली से कनेक्शन काट दो हमेशा हमेशा के लिए। इनमें से कोई एक दोबारा सियासत के काबिल न रहे। आने वाली नस्लें तैर जाएंगी। वाह, ड्यू डेट पे मैं बिजली का बिल जमा ना कराऊं तो सरचार्ज है, उससे भी लेट हो जाऊं तो मेरी बिजली काट दोगे। वो इनका काटो कुछ, अगर आइन है, वरना पढ़ो, दफा करो। मैं तो वैसे इसमें बिलीव नहीं करता, चूंकि मैंने जब से होश संभाला है मैंने आइन पे अमल दरामद होते देखा ही नहीं। इसकी कई शिकों का अमलन वजूद ही नहीं है, सो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन कोई शर्म हया तो करे ना। अगर ये
बच्चा पाला ही हुआ है, पता नहीं कहाँ से आया है ये। जलजले के दौरान इसके माँ बाप मर गए थे, आपने गोद ले लिया, पता नहीं है इसके आगे पीछे का। अगर ये है तो फिर इसकी लाज रखो, वरना दफा करो। मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि इट हैज फेल्ड टू डिलीवर। ये अलमास बॉबी है जिसकी औलाद मुझे दिखाई नहीं दी इस मुल्क में। टूट गया मुल्क, फिर भी नहीं समझ आई। अलमास बॉबी समझते हो कौन है? ये बंजर है, ये बांझ है। इस आइन का मुझे कोई बच्चा, कोई बच्ची इस मुल्क में दिखाई नहीं देती। इसने किसी शय को जन्म नहीं दिया। ये आखिरी हद है। इसको भी अगर ट्रेसपास करना है, ये रेड लाइन अबूर को नहीं है, 100 दफ़ा करो। हम तो वैसे कब्र किनारे हैं। बाकी आप जानो मरियम, और आपकी नस्ल जाने, फारूक साहब जाने, बाकी टीम, बाकी पूरा पाकिस्तान ये जाने। हम तो वैसे ही अब डेंजर जोन में जा चुके हैं। चलें, ठीक है हसन साहब, आगे बढ़ते हैं। नवाज शरीफ का कहना है कि असल मसला मेरी वापसी नहीं, मईशत की बहाली है। यानी क्या है मईशत? यानी मईशत की बहाली का जिक्र वो बंदा कर रहा है जिसने इसकी बर्बादी में सबसे ज्यादा हिस्सा डाला है। इस सोशल मीडिया पे मेरे पास सेलफोन है, मुझे दुनिया दिखाती है। अब ये कहना कि जी ये सबूत फलाना, ठीक है सबूत होना चाहिए। एक औबाश, एक लफंगा, एक तलंगा किसी स्कूल जाती हुई बच्ची को आंख मारता है, उससे सबूत मांगो तुम। वो हालात बता रहे हैं, लाश तो पड़ी है। कौन करता रहा है हुकूमतें इस मुल्क में? ये इल्ज़ाम देंगे मुदाखलत, तुम्हारी जहालत की वजह से मुदाखलत हुई। जब हुई, दूसरी बात, परवेज़ मुशर्रफ साहब का अहद उठा के देख लो, अयूब खान का उठा के देख लो, लोग पुरसुकून थे। तो ये अच्छा भाई, मईशत बहाल कैसे होगी जब तक आप जैसे लोग, देखो जाती उम्र की हिफाजती दीवार पे जो गरीब आवाम के करोड़ों रुपए, जो आज शायद अरबों बनते, उस वक्त तकरीबन 80 करोड़ रुपया खाया इन्होंने। 80 करोड़ रुपया उस वक्त डॉलर किस बहुत था। आज जमा तकसीम, जमा ज़रब करो, जो भी करना है। भूखे नंगे लोगों के कपड़े उतारे, उनके बच्चों के हाथ से निवाले छीने तुमने। अपने नकली जाती उम्रा की वो क्या बम प्रूफ भूखे नंगे हो। 80 करोड़ आज का पता नहीं, ये 1 अरब ही बनता होगा, नहीं ज्यादा बनता होगा, 1 अरब से कई गुना ज्यादा बनता होगा। कच्चे के डाकुओं के पीछे भागते हैं, अच्छी बात है। वो पक्के के डाकुओं की तरफ तवज्जो दो, वहां मौत पड़ती है। कोई हिसाब किताब तो करे, किस खाते में। कच्चे के डाकुओं से याद आया कि बगैर पोर्टफोलियो के नून लीग के फेडरल मिनिस्टर जावेद लतीफ ने कहा है कि कच्चे के डाकुओं से मुज़ाकरात हो सकते हैं, इमरान खान से नहीं। यार जेदे ने गलत ठीक की थी है, उसकी वजह है। डाकुओं के मुज़ाकरात तो डाकुओं से जचते हैं ना। डाकू वर्सेस डाकू, मुकालमा डाकू डाकुओं से करेंगे। वो क्या कहते हैं, कबूतर बा कबूतर, बाज बा बाज, कुनद हम जिन्स बा हम जिन्स पर बाज। कबूतर बा कबूतर, बाज बा बाज। और पंजाबी में क्या इसका तर्जुमा है? मज्जां बज्जां दियां भैणां हुंदियां, वो आपस लड़ भी पैण तो फिर बैठ के मुज़ाकरात भी कर लें। इमरान के साथ तो बनते ही नहीं है। शहबाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा है करप्शन शायद कयामत तक खत्म ना हो, गलतियां सबसे होती हैं, अल्लाह मुआफ़ फरमाने वाला है। बहुत खूबसूरत बात की है शहबाज साहब ने। मैं इनको बहुत बेहतर समझता हूँ, टू टेल यू ऑनेस्टली। इनकी ये असल में ये भले भी हों तो बिक जाते हैं वोट बैंक के हाथों। ये देखते हैं कि इमीडिएट गेन का, या अगले वो मेरा नहीं है किसी और का बड़ा कमाल कोई बंदा होगा, वाकई सच्चा दानिशवर होगा, उसका जुमला है कि ये चपड़खनाती ये पॉलिटिशियंस की नज़र होती है अगले इलेक्शन पे। जो वाकई लीडर होता है वो अगली नस्लों का सोचता है। बात ठीक की है। अच्छा, और मैं समझता हूँ ये अपनी गलतियों का इनडायरेक्टली एतराफ़ भी है। अल्लाह पाक उनके एतराफ़ को कबूल करे। इंसान ख़ता का पुतला है। बड़ी खूबसूरत तारीख़ है हमारे यहाँ ऐसे लोगों की, इस्लाम के इब्तदाई दिनों में जो कुछ
काम उनसे नहीं छूट रहे थे, तो वो करते रहे। फिर बिलाखिर एक दो थे जो सूदी कारोबार, उनको आता ही कुछ नहीं था, पर लेकिन एहसास बढ़ता गया, ज़मीर की खलिश बढ़ती गई और फिर उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, ये होता है। मियाँ चन्नू के बारे में, मेरे चूँकि दादा वहाँ थे, तो मैंने बचपन में सुना है कि मियाँ चन्नू बहुत मशहूर डाकू थे। अच्छा। फिर जो अल्लाह पाक का करम हुआ, सो ये बिल्कुल ठीक बात है। और वैसे भी याद रखना, इंसानों पे, इब्ने आदम पे को ज़्यादा डोमिनेट शैतान करता है, चूँकि उसकी ख्वाहिशात पे अमल दरामद आसान है। रहमान की हिदायत पे अमल दरामद के लिए ज़रा मन मारना पड़ता है। इसीलिए जहाँ इंसान होगा वहाँ जुर्म भी होगा, गुनाह भी होगा, कामयाब और नाकाम, सुरखरू और स्यारू माशरों में। फ़र्क ये नहीं कि वो जो कामयाब माशरे होते हैं वहाँ जराइम और गुनाह होते नहीं, ना, हरगिज़ नहीं। उनकी शरह बहुत कम होती है। जुर्म मुहज़्ज़ब तरीन मुल्कों में उठा के देख लो, पूरे वेस्ट में, यूरोप की बात कर लो आप, स्विट्ज़रलैंड में सबसे कम है। वहाँ कार एक्सीडेंट भी सबसे कम है, चूँकि तहजीब ज़्यादा है। पूरे यूरोप में, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, स्विट्ज़रलैंड में कार एक्सीडेंट्स का भी, अच्छा, ये वजह क्या है? कार एक्सीडेंट के पीछे भी ये भी कोताही होती है, लग़्ज़िश होती है, हिमाकत होती है, जल्दबाजी होती है। अच्छा, अब रह गया गुनाह। इसके आगे मरियम है क्वेश्चन मार्क। जो हमारे माशरे में गुनाह है कहीं और नहीं है। आप बूथा उठा के जो मर्जी कहते फिरो भाई, वो जाने, उनका रब जाने। मखलूक का खालिक के साथ एक अपना मामला है, फैसला मैंने आपने करना है। को फलानी क्या है तो फलाना क्या है, हम कौन है भाई? इतनी इतनी बड़ी तोंते हैं, एडे एडे गाटे, हम कौन है एक दूसरे के बारे में बात करने वाले? जुर्म जुर्म है हर जगह, कत्ल कत्ल है, रेप रेप है। रह गया गुनाह, तो याद रखना, इट वेरीज एक कल्चर से दूसरे कल्चर। मुझे बताओ कि वो जो क्या अमेज़न के जंगलों में जो मासूम औरतें 4 पत्ते लपेट के नंगी फिर रही हैं, वो गुनाहगार हैं? वो फोश हैं? ना, हरगिज़ नहीं। उनको इसके अलावा पता ही कुछ नहीं। ठीक। अपनी अपनी तहजीब, फिर उसका इर्तिकाब, फिर उसकी रफ्तार, फिर अपना अपना कल्चर। सो गुनाह को अलहदा कर दो। मैं कैसे माशरे में परवरिश पाई है मैंने, जहाँ मुझे पता ही नहीं तन ढांपना क्या होता है। ठीक है। वो नहीं, मैं गुनाहगार नहीं, मुझे पता ही नहीं। मैं गुनाहगार नहीं, मुझे पता ही नहीं कि मैं, मेरा खालिक व मालिक कौन है। तो मैं सांप से डर गया, मैंने को यही पता नहीं क्या तोप है। तो गुनाह का और है, जुर्म जुर्म है। किसी का हक गस्ब करना, किसी का माल चोरी करना, किसी की इज्जत पे हाथ डालना, कि भाई ये, या किसी को कत्ल करना, ये वो वगैरह वगैरह। चलो ठीक है साहब, ब्यूटीफुल एक्सप्लेन्ड। मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, पिछले दिनों इस्लामाबाद में एक जंगली जानवर पार्लियामेंट हाउस में दाखिल हो गया, जिसने मुतादिद दफातर और कमरों में तोड़फोड़ करके नुकसान पहुंचाया। एक जंगली जानवर इस्लामाबाद, हैरत अंगेज भाई, ये कौन सा पहली बार हुआ है? पार्लियामेंट हाउस में तो आमद-ओ-रफ्त लगी रहती है। ये मुझे बताओ कि तोड़ फोड़ को छोड़ो, तोड़ फोड़ तो मुल्क तक पहुंची है यहाँ, खैर से वो पार्लियामेंटें थी माशाल्लाह, उसको छोड़ो, तोड़ फोड़ को छोड़ो। ये कोई ख़जाना खजूना तो नहीं लूट के ले गया, बाहर इसने जायदादें बना ली हों और मतलब रिहाइश यहाँ से निकल के भाग गया हो। ये वो कोई, मतलब मुझे कोई ढंग की बात बताओ। पहली बात तो ये, पार्लियामेंट में जानवर का जाना कोई वे हैरान कुन बात तो नहीं है, जानवर है चला जाता है। मुझे बेसिकली ये बताएं कि कौमी ख़जाने को तो नहीं कोई नुकसान पहुँचा गया, बाकी रह गई ये दफातर, कमरे, तोड़ फोड़, ये तो मामूली बातें। ठीक है, ये बताएं मुल्की ख़जाना तो नहीं कोई चूसा उसने?
नहीं हसन साहब, वैसे खबर के मुताबिक मौशी बहरान के बायस श्रीलंका ने चीन को 1 लाख बंदर फरोख्त करने का फैसला कर लिया है। वाह, बात सुनो, वैसे ये बड़ी इनकरेजिंग खबर सुनाई है आपने। मेरी आधी टेंशन दफ़ा हो गई है। हमारे पास भी बड़ा बड़ा बंदर है। ये इस मुल्क के, अगर इस मुल्क का कोई हमदर्द है वो सोचे, हमारे पास बहुत ही अजीबो गरीब किस्म के सुनहरी बंदर हैं, गोल्डन मंकीज, VVIP गोल्डन। अच्छा, वो निकलते हैं, ट्रैफिक बंद हो जाती है, फलाना सलूट मलूट ये वो। अच्छा, इन बंदरों के दांत भी सोने के हैं, दुमें भी सोने की हैं। अच्छा, इन बंदरों के कानों की जगह डॉलर्स लगे होते हैं। ये मैं पहचान बता रहा हूँ आपको। हमारा ऐसा सिर्फ 1000 बंदर श्रीलंका के 1 करोड़ बंदर पे भारी होगा। चीन को चाहिए हमसे रब्ता करे, और हमारा हर बंदर अपनी अपनी लैंड क्रूज़र पे जाएगा। लैंड क्रूज़र मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आम आदमी को भी पता है, वरना पोश और वो पता नहीं क्या फरारीज और जैगवर्स और, लेकिन हमारा आम आदमी चूँकि वो उन्होंने ये नाम भी नहीं सुने, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा हर सुनहरा बंदर इनको बेच दो। सही। इनको बेच दो, सारे कर्जे उतर जाएंगे। बहुत खूब। मेरे पास बेच दो 6 महीने के लिए। अच्छा, मेरे पास बेच दो 1 हफ्ते के लिए। मेरे पास बेच दो, मैं पैसे तो नहीं दूंगा, कर्जा उतार दूंगा आपका। नेगोशिएट कर लेंगे दिन, शायद मैं कमोबेश कर रहा हूं। मुझे 2-4 रिटायर्ड तजर्बाकार SHOs दे दो, मेरी पसंद के बंदर मुझे दे दो, और चंद हफ्तों के अंदर अंदर मुझे चौक पे गोली मार दो अगर मैं कर्जा नहीं उतारता मुल्क का। 4 SHO, इसी तरह की 2-4 छोटी मोटी मुझे और फैसिलिटीज चाहिए होंगी, दे दो हफ्तों के अंदर अंदर। इनकी कीमत तो मैं नहीं अदा कर सकता, मैं तो एक सफ़ेद पोश आदमी हूं। मुझे दे दो, ले लो, मुल्क छोड़ के नहीं भागूंगा। या मुझे सजाए मौत दे देना, या मैं आपका कर्जा वापसी का बंदोबस्त कर दूंगा, मुझे दे दो। हसन साहब, आप तो सीरियस ही हो गए। बात श्रीलंका और चीन के बंदरों की हो रही थी। चलो जाने दो। चले आगे बढ़ते हैं। अपने फेवरेट बंदर जो हैं, हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। हसन साहब, पीपल्स पार्टी के दलेर वजीर अब्दुल कादिर पटेल ने पिछले दिनों कौमी असेंबली में किसी DG वगैरह के बारे में दबंग तकरीर की। अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर आई जिसमें उनकी सारी दबंगनेस बैठ चुकी थी। उन्होंने कहा कि गलत तासुर गया, दिल आज़ारी हुई, किसी की दिल आज़ारी हुई तो नहीं होनी चाहिए थी, मुझे नहीं पता था हाजिर सर्विस होंगे। इसके पीछे क्या वजह होगी? पहले तो लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू, आपने एक नया लफ्ज़ ईजाद किया है, दबंगनेस। ये दबंगनेस नहीं होती, ये रंगबाज होते हैं, ये जालसाज होते हैं। वो पीर पगाड़ा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो नवाज शरीफ के बारे में वैसे कहा करते थे कि एक ऐसा आदमी है, कमज़ोर हो तो पाँव पकड़ता है, तगड़ा हो जाए तो गिरेबान पकड़ता है। कमज़र्फ की सबसे बड़ी निशानी ये होती है, उसको माड़े पे गुस्सा बहुत आता है। पता लग जाए कि माड़ा तो माड़ा नहीं था, ये तो तगड़ा था, फिर क्या होता है? एक माड़े ने इसी तरह इत्तफाकन वो चढ़ बैठा एक तगड़े पे, किसी ने कहा ये फलाना है, वो ऊपर बैठ के धाड़ा मार मार के रोने लग गया। ये इनकी असल औकात होती है। पढ़ के गुस्सा आता है अपने से कमज़ोर पे, कमज़र्फ आदमी को, और कोई नहीं। इस पर मैंने क्या तबसरा करना है, लेकिन दबंगनेस का जवाब नहीं। ये मेरा ख्याल है कि गोरा जो है ना, वो इस तरह के नए लफ्ज़ ना अपनी डिक्शनरी में वो नए लफ्ज़ों का इजाफा करते रहते हैं। मसलन मैं आपको बताता हूँ, वैसे ही बच्चों के, हमारे यूथ के काम आएगा। उन्होंने सेल्फिश के स्पेलिंग बदल दिए हैं। सेल्फिश के तो एस से शुरू होते हैं ना, उन्होंने सेल्फिश को सेल फोन वाले SELL से
कि जो बंदा दोस्तों में बैठ के सेल फोन पे गप्पे हाँकता रहे, वो सेल्फिश है। तो इसी तरह आपका ये जो दबंगनेस है, सुभान अल्लाह, ठीक है, बहुत आला, ज़बरदस्त, शाबाश। सही। मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, लेजेंडरी एक्टर खालिद अब्बास डार 36 साल बाद पीटीवी पर प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? यार ये बड़ी खूबसूरत बात है। मैं आई मिस पीटीवी अ लॉट। हमारा अपना चैनल माशाल्लाह ज़बरदस्त जा रहा है। पीटीवी चूँकि हमारे बचपन की याद है। इस मुल्क में, इस शहर में चंद बहुत खूबसूरत चीज़ें थी, वो उजड़ गईं। एक था रेडियो पाकिस्तान, जिसने वहाँ कुछ साल गुजारे हैं, उसका तलफ़्फ़ुज़ देखो। तुम्हारे 90% लोगों का तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं होता, अंग्रेज़ी तो छोड़ो, उर्दू का भी। आज भी कहते हैं अवाम ये कहती है, यार कुछ शर्म ही नहीं। अच्छा, रेडियो एक इदारा था, टीवी एक इदारा था, पार्टी हाउस एक इदारा था, कॉफ़ी हाउस एक इदारा था, हमारा थिएटर एक इदारा था। ये सारे बर्बाद हो गए। और यहाँ मैं बात सुनो, मैंने कभी अल्हम्दुलिल्लाह कभी कमज़रफ़ी नहीं दिखाई। ये वज़ीर इत्तलात जो हैं मरियम औरंगज़ेब, बड़ी खूबसूरत बात है। खालिद अब्बास डार जैसे जो इंतहाई सीनियर और लेजेंडरी किस्म के, यहाँ हमारे चपड़ कराती को लेजेंड बना देते हैं, वो वाकई लेजेंड है। इस तरह के लोगों को ताकि रिवाइवल हो। पीटीवी तो देखता कोई नहीं है, अभी ज़बरदस्ती एक नाम ही है, रह गया। तो इस तरह के लोग अगर आएंगे तो खूबसूरती बढ़ेगी उसकी। जी ठीक है हसन साहब, अगली खबर पे चलते हैं। इंतखाबी मार्के के लिए इमरान खान ने लाहौर में 19 नए उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। इस फहरिस्त में टिकट मिलने वालों में साबिक सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास का नाम शामिल नहीं। सोशल मीडिया पर लोग मुराद रास को टिकट ना मिलने पर इमरान खान के फैसले की सताइश कर रहे हैं। अच्छा जी, हम भी कर देते हैं, उसकी वजह है, लेकिन ये बहुत लेट है। पीटीआई और इमरान, मैंने इसके खिलाफ ऊपर नीचे 3-4 कॉलम लिखे। मैं नहीं इसको जानता, नथिंग अगेंस्ट, मेरा क्या लेना देना। अच्छा, ये जो मेरा गुज़श्ता इदारा था, उनके अखबार में मेरे 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 3 कॉलम ज़रूर होंगे। मेरे पास पब्लिशर्स आए मावरा वाले, जो खालिद शरीफ हैं, ख़ुद भी बहुत खूबसूरत शायर हैं। ये जो बड़ा मशहूर शेर है ना, ज़बान ज़द आम, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, ये उन्हीं का है। खालिद शरीफ साहब मावरा बहुत बड़ा पब्लिशिंग हाउस है। वो बेशुमार पब्लिशर्स को, जो दरसी कुतब या इस तरह का, मुझे पूरी बात याद नहीं, वो कहते थे कि जी ये इस बंदे ने लुट मचाई हुई है, अपने इसने फ्रंटमैन छोड़े हुए हैं और ये पता नहीं किताबों की पब्लिशिंग को इस तरह का। अच्छा, मैंने उस वक्त लिखा, मैंने कहा यार ये क्या आदमी है, ये जलील कर रहा, मुझे कोई नहीं करो, लुटो मारो जो मर्जी करो। मैंने कहा ये पीटीआई को बदनाम कर रहा है। अगर पूरा उर्दू बाज़ार इकट्ठा होकर मेरे पास आ गया है खालिद शरीफ साहब की क़यादत में तो इस बंदे ने बड़े गुल खिलाए हैं, शुक्र है अल्लाह का। इसका मतलब है कि इमरान अलर्ट है। वो भी बात साबित हो गई है। वो टिकटों का वो जो ख़रीदो फ़रोख्त वो लगे हुए थे शिकारी बहुत से, वो भी सामने आ गया है। मैंने अपने ही प्रोग्राम में चंद हफ्ते पहले ये जिक्र किया था। इस बंदे ने ऐसा ऐसा गुल खिलाया है, याद रखना, ऐसा ऐसा फूल जो गोभी के फूल से बड़ा और इतना बदबूदार था जिसका हिसाब कोई नहीं। उर्दू बाजार बद्दुआएं दे रहा था। किसको? पीटीआई को। करता एक बंदा है, कहते ना एक मछली पूरे जल को गंदा कर देती है। इमरान को चाहिए बहुत एहतियात करे, लोगों की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं उसके साथ वाबस्ता, और याद रखना ये बहुत ख़तरनाक होता है। मुझसे आपको तवक्को ही कोई नहीं हुआ है, पता है वो चावल यार छोड़ो। अगर मेरे साथ आपकी तवक्कुआत हों, ये सच बोलेगा, दुरुस्त बात करेगा, मैं मारूं खच, तो फिर छितर भी उतने ही मुझे पड़ेंगे और पढ़ने चाहिए। इस बंदे के भाई, इसका मतलब है कि इमरान अलर्ट जा रहा है। वेरी गुड, ज़बरदस्त जी। ठीक है, बाकी शिकारियों से भी बचे। He needs to be careful. ठीक है हसन साहब, साबिक अमरीकी सफारतकार ज़ल्मे खलीलज़ाद का कहना है कि जरदारी मिस्टर 10% है, अपने मुल्क की तबाही रोकने पर तवज्जो दें। यार मैं तो इसको ज़्यादा जानता नहीं, मैंने तो 1-2 दोस्तों के कॉलमों में इसके बारे में पढ़ा है। मुझे लगता है ये नवाज़ शरीफ की नुमाइंदगी कर रहा है। ये मिस्टर 10% वाली जो बात है ना, ये साजिश थी नवाज़ शरीफ की, और जरदारी को बदनाम करने के लिए बाकायदा कैंपेन, उसका सरगना था हुसैन हक्कानी। और गुस्सा मुझे जरदारी
साहब और पीपल्स पार्टी पे बड़ा है, उसी हुसैन हक्कानी को चूम चाट के ड्राई क्लीन करके इन्होंने गोद ले लिया था। खैर नहीं, 10% का शोशा छोड़ा था उसने। नवाज शरीफ का ये एंटी जरदारी कैंपेन का हिस्सा था। हुसैन हक्कानी, मैं हमेशा एक बात मैंने शेयर की है आपके साथ कि जो जहानत होती है ये ईवल हो सकती है, दानिश ईवल नहीं होती। वो किसी का बुरा नहीं चाहती, वो जहानत ही का दूसरा चेहरा है। वैसे तो हुसैन हक्कानी एक ज़हीन आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, उसका ड्यू उसको देना बनता है। अच्छा, और कमाल देखो, ये कमाल किसका? हुसैन हक्कानी का, कि जो मिस्टर 50% था उसने जरदारी को 10% मशहूर कर दिया। अब ये जो जुल्में हैं, जुल्में, ये ज़िल्मी है, ज़ल्में, मुझे नहीं पता ज़ेर आती है, ज़बर आती है, पेश आती है, इसको हमारे बारे में फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। अगर फ़िक्रमंदी का ठेका है कोई तो अपने मुल्क अफ़गानिस्तान का सोचो भाई, उधर करो कुछ। तुझको पढ़ाई क्या पढ़ी, अपनी नबेड़ तू वाली बात है। एम ही तू कौन, मैं खाम खा 10%, ये तो एजेंट लगा है मुझे नवाज शरीफ का। ठीक है, जरदारी साहब ने जो कुछ भी किया होगा उतना की किया होगा, ये याद रखना, जितना नॉर्मल हमारा पॉलिटिशियन करता है। ये तो टारगेटेड एक बाकायदा कैंपेन थी। हज़रत साहब, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का आज 85वां यौम वफ़ात है। आपके ख्याल में आज का पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के तस्वुर पाकिस्तान के ऐन मुताबिक है? यार को खुदा का खौफ करो, ऐसा सवाल पूछने वाले पर इमरान खान से ज़्यादा पर्चे दर्ज होने चाहिए। तेरी न मान के जिंदा हैं, इकबाल बहुत शर्मिंदा हैं। ये शेर है मेरे भाइयों जैसे दोस्त, बहुत ही काबिल एहतराम इफ्तिखार आरिफ का। इफ्तिखार भाई इस टेम्परिंग पे मुझे यकीन है, मुझे माफ़ कर देंगे कि वो बड़े शायर ही नहीं, बड़े इंसान भी हैं, लेकिन तस्वुर पाकिस्तान, जना साहब, मैं नहीं जानता रूहें देख सकती हैं या नहीं, या इकबाल सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में होंगे। मेरे जैसे, आप जैसे, तो किस खाते में सबसे ज़्यादा अज़ियत में वो होंगे। और उन लोगों की, उन बच्चियों की, उन औरतों की, उन बूढ़ों की, उन जवानों की रूहें जिन्होंने जान से, इज्जत से कीमत चुकाई थी इस मुल्क की। एक फिल्म है करतार सिंह, देखना कभी जी। जब वो बॉर्डर रिपोर्ट करते हैं, लुटे पुटे लोग, किसी की बहन, किसी की बीवी, किसी की बेटी पीछे रह गई, तो वो कहता है आज मुक गई है गमा वाली शाम। करतार सिंह। मैं अक्सर सोचता हूँ कि सैफुद्दीन सैफ साहब की फिल्म थी, उन्होंने उस वक्त सोचा होगा कि मुक गई है, खुद मुकी नहीं। सही। शब गुजरती दिखाई देती है, दिन निकलता नजर नहीं आता। अल्लाह माफ़ी, इस तरह का तो सवाल भी ना पूछना कभी, तकलीफ होगी उनकी रूहों को। सही, ठीक है सर, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे क्लोजिंग देनी है। आप सबको एडवांस में बहुत बहुत ईद मुबारक। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।